देखिए बच्चों, अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सीखा कि किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम हमेशा कूलम्स लॉ अप्लाई कर रहे थे अभी तक, और गॉस लॉ भी अप्लाई किया हमने। जब भी हम कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हमें किसी स्मॉल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पहले लिखनी होती है और फिर उसका वेक्टर सम करना होता है फॉर द एंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिंपल काइंड्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तो इसको फाइंड करना आसान है। जैसे हमने अभी तक करी वो सिंपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जिसमें वो शीट भी आ गई, रोड आ गई और सब चीज़ें आ गई। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी है। ये सारी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। कोई कंडक्टर है, कंडक्टर की शेप जैसे सफियर है या कोई और शेप का कंडक्टर है। तो जब हम उस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या हम उसके ऊपर चार्ज रखते हैं, तो उस केस में उस कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन या उसकी फॉर्म कुछ डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लिकेटेड सी होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। तो इस तरह के केसेस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमें डायरेक्शंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हमें इक्वेशंस को इंटीग्रेट करना है। अब इस चीज को थोड़ा सॉल्व करने के लिए कि हमारे पास क्या कोई और मेथड हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने का, ये एक बेसिक रीजन है इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल को डिफाइन करने का। इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल अगर हम बात करें तो बेसिकली एक मैथमेटिकल फंक्शन है। स्केलर फंक्शन होता है, स्केलर फंक्शन होते हैं जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे हम इसको v से डिनोट करते हैं, और ये v जो है किसी r का फंक्शन हो सकता है। v जो है वो x y z या इनमें से किसी एक वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है। मतलब ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता होता है ये वाला फंक्शन। जब भी हम पोटेंशियल को फाइंड कर लें, पोटेंशियल ना एक स्केलर है और स्केलर को फाइंड करना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू वेक्टर इन द केस ऑफ सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो स्केलर पोटेंशियल को डिफाइन करने के पीछे रीजन यही है कि हम अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को थोड़ा आसान करना चाहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो भी हमें किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। जैसे यहाँ पे पॉइंट P है, हम यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसको फाइंड करने के लिए हम मेथड यूज करते थे कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखो Q0, उस पर जितनी फोर्स लगी F इज इक्वल टू QE0। उस हिसाब से पहले हम अगर पॉइंट चार्ज के लिए फोर्स लिख रहे हैं और फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलेगी। बेसिकली जो फोर्स लग रही है चार्ज पार्टिकल पे, ये इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेंथ के बारे में हमें बता रही है। ठीक है, तो मेन मोटिव यही है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से चार्ज पार्टिकल्स को मूव करवा पाए, तो उनका मोशन सेट करने के लिए फोर्स चाहिए, और फोर्स हमें पता चलती है, मतलब जो स्ट्रेंथ है वो हमें फोर्स से पता चलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है किसी रीजन में। अब सेम चीज अगर हम चार्ज की स्ट्रेंथ को फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट इमेजिन कर सकते हैं। जैसे मान लो ये कोई अननोन चार्ज है Q, और हम चाहते हैं कि किसी पॉइंट, सेम पॉइंट P पर इसकी कितनी स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने के लिए हम इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? हम इस Q0 चेस्ट चार्ज को यहाँ पे नहीं लेते, हम इसको ले लेते हैं इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब होता है काफी दूर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट अभी मैं रब कर रहा हूँ। तो ये जो Q0 चार्ज है, लेट अस सपोज इट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मींस आउटसाइड द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं इस चार्ज की। ठीक है, अगर हम इस चार्ज को किसी भी पाथ के अलॉन्ग मूव करवा के P पॉइंट तक लेके आते हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो आप इमेजिन करिए कि जब आप इसको इस तरफ मूव करेंगे नियर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें इस केस में कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। W एक्सटर्नल इज रिक्वायर्ड, है ना। क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि इन दोनों चार्जेस के बीच में जैसे ये रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, इन दोनों में फोर्स लगेगी, और ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा। उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करना, हमें उसको ओवरकम करने के लिए हमें इसको स्लोली मतलब विदाउट एक्सेलरेटिंग इट, विदाउट इम्पार्टिंग एनी काइनेटिक एनर्जी, हम इसको स्लोली इस पॉइंट तक लेके आना है। इतना स्लोली लेके आना है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट रहे। हम इसको एक्सेलरेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ उतनी ही फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल हम उतनी ही लगाएंगे जितनी फोर्स से ये इसकी रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर ले। तो ये काम करने में, मतलब इसको इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लेके आने में जितना हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क पर यूनिट चार्ज इसलिए किया हमने, चार्ज से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि वो वर्क इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स उतनी ज्यादा लगानी पड़ेगी जितना ये बड़ा होगा।
तो इसलिए ये चार्ज जो है उसी से हम वर्क को डिवाइड अगर कर दें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है। तो ये पहले बेसिक डेफिनेशन हो गई। तो दिस इज लेट अस सपोज डिस्टेंस। तो ये मान लेते हैं कि उस चार्ज के सेंटर से या जहां पे हमने रीजन माना है वहां से r डिस्टेंस है, तो हमें r तक इसको लेके आना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल वर्क पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो इसके यूनिट्स हो जाएंगे जाउल पर कूलम और इसको हम वोल्ट भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने डिफाइन किया विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, मींस जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, एक हमें रेफरेंस पॉइंट लेना होता है कि वहां से लेके इस पॉइंट P तक का हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस डेफिनेशन में जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है, ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन भी हम करेंगे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point near a given charge distribution is equal to या defined as the external work per unit charge to bring it या move it from infinity to that point without accelerating। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, without imparting any kinetic energy। हमें जब भी वर्क कैलकुलेट करना है तो हमें वहां पे फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ती है, और ये जो फोर्स होती है ये फोर्स हमें उतनी ही लगानी है कि इसकी जो रिपल्सिव फोर्स लग रही है इस पॉइंट पे उसको हम ओवरकम कर लें। ठीक है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो दिस एक्सटर्नल वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट इन रियल लाइफ या प्रैक्टिकल सिचुएशंस में हमारा ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी नहीं होता, वो एक कोई और पॉइंट ए होता है और हम ए से बी तक चार्ज को मूव करते हैं क्यू नॉट। तो उस केस में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो सेम ही लाइंस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा कि हम किसी ए पॉइंट से चार्ज के आसपास किसी बी पॉइंट तक क्यू नॉट को लेके आने में जितना एक्सटर्नल वर्क करेंगे पर यूनिट चार्ज, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, तो वो भी हमें डिफाइन करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही यूज करते हैं क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हमारे पास कोई और होता है इंस्टेड ऑफ इंफिनिटी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स नियर ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इट इज द वर्क required to move a unit charge, ऐसे भी बोल सकते हैं, unit charge from one point to another in the region of electric field, जहां पे मतलब कोई चार्ज पड़ा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट डिवाइडेड बाय, वो सीधा आप लिख सकते हो इनिशियल टू फाइनल, तो क्लियर ही है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें एक पॉइंट अगर हम B ले लें और एक पॉइंट A ले लें, अगर आप A से B तक मूव कर रहे हो किसी भी चार्ज को, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विल बी VB माइनस VA। ठीक है, इज इक्वल टू W एक्सटर्नल डिवाइड बाय Q नॉट। इसके यूनिट्स भी सेम होते हैं। अब ये सेम डेफिनेशन यूज करके अगर हम किसी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करें पॉइंट P पे, तो ये डेरिवेशन आपने +2 क्लास में कर रखी है, सिंपल डेरिवेशन होती है। r डिस्टेंस पे अगर हम पोटेंशियल देखें P पॉइंट पे, तो दैट इज 1 बाय, नीचे लिख लेते हैं, V विल बी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ठीक है,
तो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q एट पॉइंट P। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल ये है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो इट विल बी ए पॉजिटिव पोटेंशियल, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉइंट P पे सेम डिस्टेंस R पे वी विल राइट नेगेटिव का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाय R। तो इसमें माइनस साइन इंपॉर्टेंट है, माइनस साइन को हम छोड़ नहीं सकते। पॉइंट चार्ज का ये पोटेंशियल, अगर आपको डाइपोल का पोटेंशियल फाइंड करना है तो आपको ये दोनों फॉर्मूले लगा के जस्ट उनको ऐड करना है, डिस्टेंसेस ध्यान से कैलकुलेट करने हैं और जस्ट उनको ऐड करना है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपने क्लास +2 में कर रखी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल लिखा तो दैट इज KQ बाय R, है ना। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R और यू कैन से V इज फंक्शन ऑफ R। आप इस फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ XYZ भी लिख सकते हो। देखो KQ अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बात तो वही है ना, R क्या है, R उसका पोजीशन वेक्टर है पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। अगर मान लो चार्ज हमारा ओरिजिन पे पड़ा है और ये R वेक्टर है हवा में, स्पेस में, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, तो उस केस में इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा x, y, z, उसके अंदर जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी गिवन बाय दिस रिलेशन। तो देखिए x, y, z का ये फंक्शन बन गया पोटेंशियल। अब अगर आपने पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल फाइंड कर लिया तो वहां से हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होती है, वो उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट और बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बनती है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, कंजर्वेटिव फील्ड होती है ये। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब होता है कि द वर्क डन अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड के साथ साथ इसको हम और भी दो नामों से जानते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड के साथ साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लैमिनर फील्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी इसी को बोलने के लिए यूज की जाती है टर्मिनोलॉजी। और हम इसको इररोटेशनल फील्ड भी बोल सकते हैं, इररोटेशनल फील्ड। ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब होता है कि द वर्क डन टू मूव ए चार्ज along a closed path in electric field is always zero। ठीक है, मतलब हम जितना भी एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट P तक, तो वो वर्क कहाँ जा रहा है बेसिकली, तो वो वर्क बन रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। देखो इस चीज को समझेंगे, पहले थोड़ा फिजिकली समझेंगे फिर हम मैथमेटिकली चलेंगे। जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज है Q, अगर मैं Q0 को यहाँ से इस तरफ मूव करके लेके आ रहा हूँ और मैंने इस पॉइंट पर आके P पे आके इसको छोड़ दिया, तो इनमें तो रिपल्सिव फोर्स लग रही है, R डिस्टेंस है, तो R डिस्टेंस में यहाँ पे जब Q0 पहुंचेगा तो इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगेगी। तो क्या होगा कि Q, अगर आप इस तरफ मूव कर रहे हो, यू आर परफॉर्मिंग सम वर्क, आप इसकी रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हो, जैसे दो मैग्नेट्स होते हैं, आपने काम किया, वो काम जो है, वो वर्क जो है, वो पोटेंशियल एनर्जी बन गया। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे जाके छोड़ दोगे, Q0 को रिलीज करोगे, ये वापस भाग जाएगा। तो जितना एक्सटर्नल वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, और जब हम वो वर्क परफॉर्म कर लेते हैं तो चार्जेस को अगर हम वापस छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशंस पे चले जाएंगे। ठीक है, दो चार्जेस हैं, चार चार्जेस हैं, तो हमेशा जब भी हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस होंगे सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r, तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है। एक चार्ज के लिए नहीं डिफाइन होती, लेकिन दो चार्जेस के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये भी आपने क्लास +2 में ड्राइव किया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। हम इसको भी डिटेल में आगे जाके स्टडी करेंगे, बट बेसिक बात ये समझने वाली, कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब है कि चार्ज को मूव कर रहे हैं, जितना वर्क कर रहे हैं वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है। इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न को देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं पॉजिटिव चार्ज की, दे आर लाइक दिस। तो इसको बोलते हैं कि देयर इज सम डाइवर्जेंस
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जनरेट हो रही हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, अगर तुम यहाँ पर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज और रखो Q नॉट, तो वो डाइवर्ज कर जाएगा। डाइवर्ज मतलब इट विल मूव अवे फ्रॉम द चार्ज। और अगर हम नेगेटिव चार्ज रखते यहाँ पे तो वो उसकी तरफ चला जाता। इस तरह का जो फिजिकल इफेक्ट है किसी फील्ड के अंदर, जैसे कि कोई चीज डाइवर्ज होती है, ऐसे आपने कुछ पार्टिकल्स रखे, मान लो वाटर है, वाटर के सरफेस पे आपने वो लकड़ी के बुरादे वाले थोड़े से पार्टिकल्स रखे, वो ऐसे फैल जाएंगे, ठीक है, इस तरफ ऐसे चारों तरफ, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइवर्जेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डाइवर्जेंस नॉन जीरो होती है, जैसे मैंने कल बताया था लास्ट लेक्चर में, गॉस लॉ के लेक्चर में, डेल डॉट ई इज रो बाय एप्सिलॉन नॉट। डाइवर्जेंस इज नॉन जीरो, बट इसमें रोटेशनल इफेक्ट नहीं होता, मतलब ये इरोटेशनल फील्ड होती है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इरोटेशनल फील्ड, तो इसमें रोटेशनल इफेक्ट नहीं होता। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर लाइंस आप इमेजिन करो तो वो इस तरह की गोल गोल होती है, तो वो रोटेशनल लाइंस होती हैं, ठीक है। तो जब रोटेशनल इफेक्ट नहीं होगा इस तरह की फील्ड के अंदर, क्या होता है, कर्ल जीरो होती है। कर्ल मतलब डेल क्रॉस ई इज जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, वी कैन चेक दिस। अगर तुम्हारे पास कोई वेक्टर दे दिया आपको और आपको बोला चेक करो कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो आप उसकी कर्ल कैलकुलेट कर लो, कर्ल उसकी जीरो होगी। तो मैं नेक्स्ट शीट पे लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए देयरफॉर फॉर ई वेक्टर, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही ऐसा होता है कि डाइवर्जेंस जो है वो नॉन जीरो होती है, तो सॉरी हाँ नॉन जीरो होती है, ठीक है, क्योंकि हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा होता है कि डाइवर्जेंस इज नॉन जीरो। तो फॉर ई वेक्टर वी हैव डेल क्रॉस ई, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। इसको हम सॉल्व कैसे करते होते हैं, जैसे मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फंक्शन दे दिया, इस तरह के कोई फंक्शन है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, y गिवन है, z गिवन है, और डेल ऑपरेटर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर ये सारे दिए हुए हैं तुम्हें, तो आप ये वाला यूज करोगे यहाँ पे, ठीक है, और मैट्रिक्स बना के i कैप j कैप k कैप डेल क्रॉस ई पार्शियल ओवर पार्शियल x पार्शियल ओवर पार्शियल y पार्शियल ओवर पार्शियल z, और उसके साथ तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स जो भी होंगे, ये फंक्शंस होंगे, कुछ x y z के फंक्शंस होंगे, ये जैसे 2x स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पे 3x हो सकता है, इसको आप सॉल्व कर लें। और अगर आपका आंसर जीरो आ गया तो मतलब वो जो आपको वेक्टर दिया हुआ है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, और अगर ये नॉन जीरो आ गया तो मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं हो सकती। अगर कोई फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये भी कंडीशन है, तो उसके लिए ये हमेशा ट्रू होगा। अब बच्चों ग्रेडियंट एक ऑपरेशन होता है स्केलर्स के साथ, है ना, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, अगर हम इसकी बात करें तो इसको ऐसे लिखा जाता है, डेल ऑपरेटर को उस स्केलर के ऊपर एक्ट करवा दिया जाता है, ठीक है। डेल ऑपरेटर को मतलब ये होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, उसके साथ अगर v की बात करें पूरा v आएगा यहाँ पे, क्योंकि v की डायरेक्शंस नहीं होती, दिस इज अ स्केलर फंक्शन, v कोई फंक्शन है, इसको हम ऐसे खोल सकते हैं। अभी मैं सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बात कर रहा हूं, बट ये जो प्रॉब्लम अभी हम डिस्कस कर रहे हैं या जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ये कार्टेशियन में भी वैलिड है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में अगर तुम्हें ये दे दिया फंक्शन v का, या स्फेरिकल में दे दिया, हर किसी केस में आप वही वाला डेल यूज करेंगे और एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, इस तरह से ये कैलकुलेट हो जाता है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ग्रेडियंट का, वो अलग लेक्चर में आप देख सकते हो, मैं भेजूंगा। तो डेल v जो है दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। अगर हम किसी भी ग्रेडियंट की, ये ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया ना, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, देखो रिजल्ट इज i कैप j कैप k कैप ना, तो जो भी आप कैलकुलेट करोगे ग्रेडियंट में उसका जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और ये भी एक तरह की डाइवर्जेंट फील्ड देता हमें। डाइवर्जेंट फील्ड मतलब उस तरह की फील्ड जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह बाहर की तरफ डाइवर्ज कर रही होंगी या अंदर की तरफ किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही होंगी। अगर ऐसे डाइवर्ज कर रही होती हैं तो हम बोलते हैं वहां पे उस फील्ड का सोर्स है, और अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पॉइंट के अंदर जा रही हैं तो हम बोलते हैं वहां पे उस फील्ड का सिंक है, इसको सिंक बोल देते हैं फिर नेगेटिव चार्ज को उसी फील्ड का,
ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं ये भी एक डिवर्जेंट रिजल्ट आएगा, डिवर्जेंट वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हम इसकी कर्ल कैलकुलेट करें, डेल क्रॉस डेल वी करें, तो वो भी बच्चों जीरो ही आता है। तो बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, by comparing 1 and 2 we can have relation between electric field and potential, comparing 1 and 2। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो उस केस में इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यहाँ माइनस भी हम खुद से लगा रहे हैं, माइनस क्यों आ रहा है वो फिजिकली समझा जाता है, बट अभी के लिए ई वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज माइनस डेल वेक्टर बी। मतलब अगर आप पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, अभी मैं बता रहा था ना कि पोटेंशियल को पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वो स्केलर है उसको कैलकुलेट करना आसान है, फिर हम उसका डेल ऑपरेटर उस पर एक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाती है उस पॉइंट पे कितनी है। यहाँ पे v एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है, r थीटा फाई का फंक्शन हो सकता है, और s फाई जेड का फंक्शन होता है सिलेंड्रिकल में। उस हिसाब से डेल आपको यूज करना है और उन्हीं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल भी आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी के लिए आई कैन राइट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज माइनस ऑफ, ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ माइनस साइन आ गया ना, माइनस ऑफ पार्शियल v बाय पार्शियल x आई कैप इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है पेपर में, पोटेंशियल से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको v दे दिया जाए एज ए फंक्शन ऑफ x y z, एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे देता हूँ, आप ट्राई कर लेना, x स्क्वायर y z प्लस 2x, कुछ इस तरह का फंक्शन दे दिया, स्केलर फंक्शन है ये। थोड़ा इसको डिटेल में थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x की कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी इस फ्रैक्शन में, इधर y की वैल्यूज होंगी, इधर z की वैल्यूज होंगी। तो जब आप यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट्स पुट करोगे, वो आपकी इच्छा है कि कोऑर्डिनेट्स कितनी दूर दूर पुट करने हैं, जैसे मान लो x y z 1 1 1 पुट किया, फिर 1 1 1 की जगह 1 1 2 पुट किया, 1 1 3 पुट किया, मैं z कोऑर्डिनेट बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह कितने सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स आप इस फंक्शन में पुट करो, यू विल गेट ए सरफेस, आपके पास एक सरफेस बन जाएगा। अगर आप वो सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, अगर आप उन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास एक सरफेस बन जाएगा। वो सरफेस कुछ इस तरह का ऊंचा ऊबड़ खाबड़ हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, तो वो जो सरफेस बनेगा बच्चों, उस सरफेस का मतलब है कि वो हमें हर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता रहा है, तो इसको बोलते हैं स्केलर फंक्शन। टेम्परेचर भी इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, टेम्परेचर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे आप कमरे के अंदर बैठे हो तो आप इमेजिन करो कि हर किसी पॉइंट पर टेम्परेचर सेम तो नहीं होगा, हो सकता है जिस दीवार के पास सनलाइट ज्यादा आती है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जहां पे सनलाइट नहीं पहुंच रही वहां टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। तो अगर आप कमरे के किसी एक कॉर्नर से स्टार्ट हो जाओ और हर किसी पॉइंट पर टेम्परेचर की रीडिंग्स लो, तो आपके पास में कुछ डाटा आ जाएगा। आप किसी सरफेस पे, किसी 2D सरफेस पे वो टेम्परेचर को बना सकते हो। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन हो सकती है कुछ ना कुछ। तो इस तरह से ये स्केलर फंक्शन होता है। अगर आपके पास पोटेंशियल का स्केलर फंक्शन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वेक्टर फील्ड आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा टेम्परेचर जैसे स्केलर है उस केस में टेम्परेचर फील्ड आएगी, अगर ये इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पर हो सकता है फिर कि ये जो आंसर आए तुम्हारा उसमें भी एक्स वाई जेड हो, वो डिपेंड करता है फंक्शन की फॉर्म पे। तो अगर एक्स वाई जेड है इस फंक्शन में भी तो आप वहां कोऑर्डिनेट्स पुट करो, हर किसी कोऑर्डिनेट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, बहुत आसान है, कुछ नहीं, जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। जैसे पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो अब हम ये ग्रेडियंट यूज करेंगे, माइनस डी बाय डी आर, या अगर आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी लिखो तो ग्रेडियंट होता है पार्शियल ओवर पार्शियल आर आर कैप। ठीक है, ये ग्रेडियंट होता है। तो दिस इज माइनस डेल इंटू वी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ठीक है, तो माइनस डेल वी, तो डेल मैंने अभी यूज किया है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, क्योंकि आर का ही फंक्शन है, थीटा फाई है नहीं, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आप -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाहर आ गया, और 1/r की डिफ्रेंसिएशन r की पावर -2 विद नेगेटिव साइन।
क्योंकि 1/r है, r की पावर -1 आगे आएगा, उसके साथ r क्या, तो ये काट देना आपने। तो देखो ये रिजल्ट आ गया, पॉजिटिव आंसर आया देखो। तो पॉजिटिव चार्ज की, ये पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल और ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक सिंपल एग्जांपल आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दी है। डाइपोल का पोटेंशियल है, डाइपोल के पोटेंशियल पे डेल ऑपरेटर लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। आपके पास डिस्क का पोटेंशियल है, डिस्क के पोटेंशियल पे डेल ऑपरेटर अप्लाई कर दो। कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखना है, कौन से कोऑर्डिनेट्स में दिया गया है वो फंक्शन, उस पे डेल ऑपरेटर ऑपरेट करवा दो, कॉरस्पॉन्डिंग डेल ऑपरेटर, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। जस्ट डिफरेंशिएशन करनी होती है और कुछ नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव्स करने होते हैं। डेल ऑपरेटर के मैंने आपको तीनों केसेस बताए थे लास्ट लेक्चर में, कैसे लिखना उसको। तो ये एक प्रॉब्लम है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वी हैव इंटीग्रल रिलेशन आल्सो बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन B एंड E वेक्टर। तो ये किस काम आएगी, ये काम आएगी अगर E वेक्टर इज गिवन and we need to calculate V at a point, और पोटेंशियल डिफरेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं डेल्टा V बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो उस केस में हम इंटीग्रल रिलेशन यूज करेंगे। देखिए बहुत आसान है, हम प्रॉपर डेफिनेशन से अगर इसको डिफाइन करें तो सीधी सीधी बात है कि जो हम देखिए, लेट अस सपोज हमारे पास कोई सोर्स चार्ज Q है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ है, और उस सोर्स चार्ज के अराउंड हम इन्फिनिटी से ये लाइन ज्वाइनिंग वही बना देते हैं R, दिस इज पॉइंट P। इन्फिनिटी से हम कोई चार्ज Q0 इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, और उस एक्सटर्नल फोर्स के मूव कर रहे हैं उसको P तक लेके आ रहे हैं, पाथ कोई भी हो सकता है। तो लेट अस सपोज हम इसको किसी ऐसे आर्बिट्रेरी पाथ के अलोंग यहाँ पे लेके आए हैं, क्योंकि पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर पहले हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं dl वेक्टर। तो देयर मे बी सम एंगल बिटवीन f एक्सटर्नल एंड dl वेक्टर। तो उस केस में जो स्मॉल एलिमेंट्री वर्क है dw एक्सटर्नल, उसको हम लिख सकते हैं f डॉट dl। तो दिस इज द स्मॉल वर्क ना, डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क डन में। अब जो एक्सटर्नल फोर्स होगी दैट विल बी माइनस ऑफ इंटरनल फोर्स, माइनस ऑफ इंटरनल फोर्स, क्योंकि हम उसी इंटरनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम कर रहे हैं यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने माइनस ऑफ एफ इंटरनल लगा दिया। तो दिस इज स्मॉल एलिमेंट्री वर्क डन। नाउ दिस कैन बी रिटन एज माइनस Q0 इंटू E वेक्टर, इंटरनल फोर्स इज Q0 E, ठीक है, डॉट dl वेक्टर, and this is W external. So this is a small work in terms of electric field that we will do to move this Q0 charge by small displacement dl in some electric field. अब हमें यहाँ से पोटेंशियल निकालना है, तो स्मॉल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बोलें फॉर स्मॉल डिस्टेंस है ना, dl जितना हमने मूव किया उसके लिए लेट अस सपोज पोटेंशियल डिफरेंस dv है, तो dv विल बी गिवन एज एक्सटर्नल वर्क डिवाइड बाय Q0 बाय डेफिनेशन। तो ये आ गया माइनस E डॉट dl। Therefore dv इज इक्वल टू माइनस E डॉट dl। अब इसका वो जो स्पेशल केस है जो मैंने अभी रिलेशन लिखी थी वो इसी का स्पेशल केस है। मतलब अगर इन दोनों में 0 डिग्री एंगल हो, मतलब जिधर हम मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री एंगल हो, देन यू कैन राइट dv बाय dl विद माइनस साइन इज इक्वल टू E। वही कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ सम पोटेंशियल फंक्शन, बट यहाँ पे ये हमारे पास dv आ गया। नाउ आई विल इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड फ्रॉम 0 टू v, क्योंकि इन्फिनिटी से हमने स्टार्ट किया, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 है, p पॉइंट पे पोटेंशियल लेट अस सपोज vp है, ठीक है, और यहाँ पर जो लिमिट्स आएंगी दे विल बी इन्फिनिटी टू r, क्योंकि अभी जो डिस्टेंस है वो r है, p पॉइंट की लोकेशन r है। ठीक है, बस इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे आ जाएगा vp माइनस v0 या v इंफिनिटी, यहाँ पे v इंफिनिटी लिख देता हूँ, बाद में उसको 0 पुट कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंफिनिटी टू r E डॉट dl।
ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 है, तो therefore पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन एज माइनस इन्फिनिटी टू R E डॉट dl। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है तो आप उसको यहाँ पे ऐसे यूज करके पोटेंशियल किसी भी पॉइंट P पे निकाल सकते हैं। सिमिलरली फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हमारे पास ये इन्फिनिटी की जगह कोई और पॉइंट होता किसी और डिस्टेंस पे, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो मैं लिख रहा हूं। मान लो आप किसी A पॉइंट से B पॉइंट तक आए हो, तो पोटेंशियल एट B, इसके पैर में लिख देते हैं, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A, है ना। यहाँ पे लिमिट्स आएंगी A टू B, ठीक है, और दिस विल बी इक्वल टू माइनस A टू B। तो दिस इज इंटेग्रल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ये रिलेशन हमारे काम आती है क्या, किस काम आती है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं बिटवीन एनी टू पॉइंट्स।